माधवी रात के समय अपने घर जा रही होती है। तभी अचानक से माधवी के आगे बहुत सारा धुआं आ जाता है। ये क्या है? अचानक से इतना धुआं कहाँ से हो गया? अभी तो सर्दी भी नहीं हुई जो धुंध हो। कहीं किसी ने आसपास कोई आग तो नहीं जलाई, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा धुआं कहाँ से आ गया? माधवी जैसे ही आगे बढ़ती है तभी धुआं एक इंसान का आकार ले लेता है। ये क्या हो रहा है? धुआं अचानक से इंसान कैसे बन रहा है? माधवी बहुत डर जाती है और तभी धुएं से एक आवाज आती है। इस धुएं में समा जाओ, आओ ना, आओ। धुएं में से आवाज सुनकर माधवी वहीं पर बेहोश हो जाती है और धुआं वहां से फिर से गायब हो जाता है। माधवी पूरी रात वहां ही बेहोश पड़ी रहती है। अगली सुबह माधवी को ढूंढते हुए गांव के सरपंच, माधवी का पति भोला और वहां के कुछ लोग भी उसी के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो माधवी को बेहोश देखते हैं। माधवी यहाँ बेहोश कैसे पड़ी है? सरपंच जी जरा मदद करिए, माधवी को घर लेकर चलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले माधवी बेटा को घर ले चलते हैं। भोला और सरपंच दोनों मिलकर माधवी को घर लेकर आते हैं। गांव का वैद आता है। माधवी कुछ देर बाद जब होश में आती है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वहीं पर थी और वो धुआं कहाँ गया? माधवी बेटा, तुम परेशान मत हो। और कौन से धुएं की बात कर रही हो तुम? तुम खुद रात से घर नहीं आई थी तो भोला परेशान हो गया था, इसलिए हम लोग तुम्हें ढूंढने निकले थे। अरे तुम्हें क्या हो गया था? तुम वहाँ कैसे बेहोश हो गई? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो? वहाँ अकेले जाने की जरूरत क्या थी? मैं तो बस नदी के पास ही गई थी और आने में रात हो गई। तभी अचानक से मेरे सामने बहुत ज्यादा धुआं आ गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था और उस धुएं ने इंसान का आकार ले लिया था। क्या? इंसान आकार? लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बात कर रही हो। भोला, तू इसे कुछ खाने के लिए दे दे, फिर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने धुएं को इंसान बनते हुए देखा है। उसमें से जो आवाज भी आई थी, जिसकी वजह से मैं डर कर बेहोश हो गई। माधवी, तुम आजकल बहुत काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें ना कुछ ज्यादा थकावट हो गई है। भोला, आप तो मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं नदी से आने लगी थी तब धुआं हो गया अचानक से, और वहाँ धुआं कहाँ से आया कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुम्हारे मन का वहम है, होता है कभी कभी। आराम करो, ठीक हो जाएगा। भोला और गांव के सरपंच दोनों ही माधवी की बात पर विश्वास नहीं करते और माधवी को अपनी बात पर विश्वास करवा देते हैं कि ये बस माधवी का एक वहम है। माधवी भी अब वो बात दिमाग से निकाल देती है। उसी रात गांव के चौराहे से एक आदमी जा रहा था और उसके सामने धुआं आ जाता है। अरे ये कौन है जो रात को आग जला के धुआं कर रहा है? वो आदमी धुएं के बीच से जैसे ही आगे बढ़ने लगता है कि वो धुआं फिर इंसान के आकार में आ जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी वहीं मर जाता है। सुबह जब गांव में उस आदमी के मरने की खबर फैल जाती है तो चौराहे पर सब लोग जमा हो जाते हैं। सरपंच जी, ये अचानक से हमारे गांव में किसी की मौत कैसे हो गई? अरे कुछ नशा किया होगा, शरीर झेल नहीं पाया इसलिए मर गया। उस आदमी के मरने के बाद भी गांव में कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये मरा भी तो कैसे मरा होगा। ऐसे ही गांव में कई हादसे भी होते हैं और काफी लोग मर रहे थे, लेकिन कैसे मर रहे थे ये किसी को नहीं पता चलता। कुछ दिनों के बाद सरपंच गांव की एक बैठक बैठाता है जिसमें गांव के सब लोग आते हैं। हमारे गांव में आजकल बहुत हादसे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। कैसे मर रहे हैं कुछ नहीं पता, कौन मार रहा है ये भी नहीं पता, इसलिए हमने बैठक रखी है। लेकिन इस बैठक में भी क्या हो जाएगा सरपंच जी? वो जो कोई भी है उसका तो पता नहीं चला। लोगों की बहन बेटियां मर रही हैं, गांव रहने लायक नहीं बचा। आप बस बैठक ही करवाते रहिए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप सबका डर, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जिन लोगों को गांव की रक्षा के लिए मैंने खड़ा किया था वो खुद मारे गए, अब मैं क्या करूँ? ये वही धुआं है, वही गांव वालों को मार रहा है। सरपंच जी, गांव की रक्षा के लिए हमें पंडित जी से हवन करवाना होगा। ये किसी इंसान का काम नहीं है। अब हमें साथ ही रहना होगा।
तभी हम एक दूसरे को खोने से बच सकते हैं, वरना हम सब मारे जाएंगे और हमारी संख्या ऐसे ही कम होती रहेगी। इसीलिए हम सबको साथ रहना होगा। माधवी की बात पर कोई यकीन तो नहीं करता, लेकिन हो रहे हादसों से सब लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं। रात में जब सब लोग सरपंच के घर जा रहे होते हैं, तभी सबके आगे बहुत ज्यादा धुआं आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब वही धुआं कर रहा है, इसी की वजह से हो रहा है ये सब। वो जादुई धुआं है जो सब लोगों को धीरे धीरे मार रहा है। सरपंच जी, यहाँ आइए, देखिए। इस गांव के लोगों को मारना ही अब मेरा मकसद है। तुम लोगों ने मुझे जिंदा जला के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं धुआं बनकर हवा में उड़ता रहता हूँ। क्या सोचा था तुम लोगों ने कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा? मैं आ गया, आ गया मैं। और अब मैं तुम सबको मार दूंगा। वो धुआं इंसान का आकार लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सरपंच एक ज्योति नाम की लड़की के साथ आते हैं और उस धुएं पर भभूत फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो धुआं उस समय के लिए तो गायब हो जाता है। सरपंच जी, आपने देखा ना, ये सब हादसे इस धुएं की वजह से ही हुए हैं। और ये धुआं कोई और नहीं बल्कि बिरजू है। वही मर गया है और अब उसकी आत्मा धुएं के रूप में आ रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। ये सब कुछ इस धुएं ने किया है। ये सब कुछ खत्म करे, इससे पहले हमें इस धुएं का नामो निशान मिटाना होगा। लेकिन कैसे? ये कोई आम इंसान तो है नहीं। और आपके साथ ये लड़की कौन है? यही समझ लीजिए कि मैं आप सबकी रक्षक बनकर आई हूँ। रक्षक? लेकिन कैसी रक्षक? सरपंच जी, आप कुछ बताएंगे कि ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या फेंका धुएं पर जो वो वहाँ से गायब हो गया? हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सभी को ये लड़की लग रही है, लेकिन ये लड़की नहीं, एक नागिन है, नागिन। और इसके ऊपर हमारे गांव का उपकार है, इसलिए हमारी रक्षा करने आई है। उपकार? लेकिन कैसा उपकार सरपंच जी? आज से कई सालों पहले की बात है। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव वाले इसे मारने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि इसके माँ बाप को मार दिया था। किंतु हमारे गांव वालों ने ज्योति की मदद की और इसे बचाया और शरण दिया। हाँ, और इसीलिए ही अब मेरा फर्ज है कि मैं आप सब गांव वालों की रक्षा करूं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया आम इंसान से, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा उस जादुई धुएं से? मैंने अपनी पूरी जिंदगी भोलेनाथ को अर्पण कर दी है और भोलेनाथ ने ही मुझे कई सारी शक्तियाँ भी दी हैं। अब आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन कैसे? वो धुआं तो अपनी मर्जी से ही आता है और जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक आप उसे मारेंगी कैसे? बिरजू ने हमारे गांव की बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की, जिसकी सजा हमने उसे दी। लेकिन अब वो अपने पाप को और बढ़ा रहा है। सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए। धरती पर अगर पाप है तो पुण्य भी है, गलत है तो सही भी है, और बुरी शक्ति है तो बुरी शक्ति का विनाश भी है। आप सब लोग सरपंच जी के घर में आ जाइए। सब लोग सरपंच जी के घर जाते हैं और तब ज्योति अपनी नागमणि निकालती है, जिसकी लाल रोशनी थी। उस धुएं को ऐसे पकड़ना आसान नहीं है, किंतु नागमणि की रोशनी में वो छुप भी तो नहीं सकता। नागमणि की लाल रोशनी में वो जादुई धुआं भी सामने आ जाता है और नागिन उसे अपनी पूंछ से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है नागिन। मैं धुआं हूँ, धुआं। ज्योति कई सारी कोशिश करती है और सब में नाकाम होती है। तभी ज्योति अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र का उच्चारण करती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। धुआं अपने आप को संभाल नहीं पाता और उड़ने लगता है। तभी ज्योति एक शीशी में धुएं को कैद कर लेती है। धुएं को अभी कैद किया है, लेकिन इसका अंत नहीं हुआ है, इसलिए अब मुझे इसे दूर समुद्र में फेंकना होगा। ज्योति उस शीशे को समुद्र के बीचों बीच फेंक देती है, जिसके बाद गांव में उस जादुई धुएं का आतंक अब खत्म हो जाता है। ये कहानी है दो बहनों और एक जादुई कमरबंद की, जिसकी रक्षा करते हुए दोनों नागिन बहनों की माँ की मौत हो गई थी। और इस कमरबंद में इतनी शक्तियाँ हैं कि इसको पाने के लिए राक्षस भी पीछे नहीं हट रहे थे। पर आखिर क्या है इस रहस्यमयी कमरबंद में?
जिसके पीछे राक्षस तक पड़े हुए हैं। आइए जानते हैं। नागलोक में नागिन शिवन्या अपनी कक्ष में बैठी हुई चांद की तरफ देख रही थी। तभी नागिन शिवन्या की छोटी बहन नागिन विशाखा शिवन्या के पास आती है और उसको इस तरह चांद की तरफ देखता देखकर नागिन शिवन्या से कहती है, दीदी इस तरह से चांद की तरफ क्यों देख रही हो? विशाखा, तुम जानती हो जब माता जीवित थी तब वो हम दोनों को यहीं पास में बिठाकर एक कहानी सुनाया करती थी। और तुम्हें पता है, जब माता हमें वो कहानी सुनाती थी तब उन्होंने हमें एक बात कही थी। क्या? यही कि वो कमरबंद वाली कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि वो एक सत्य घटना थी। दीदी आखिर वो कौन सी कहानी है जो माता आपको सुनाया करती थी, जिसे सुनकर आपको वो कहानी की काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य कहानी लगती थी? विशाखा, क्या तुम वो कहानी सुनना चाहोगी? अवश्य दीदी। अब जब माता हमें वो कहानी सुनाया करती थी, इसका अर्थ ये हुआ ना कि उस कहानी में कोई ना कोई अर्थ अवश्य छुपा होगा। परंतु दीदी हमें एक बात समझ नहीं आ रही। कहो विशाखा, क्या बात है? दीदी यदि माता हम दोनों को एक साथ में कहानी सुनाती थी तो वो कहानी केवल आपको ही क्यों स्मरण है? वो कहानी हमें क्यों नहीं याद? यदि वो कहानी माता हमें सुनाया करती थी तो उस कहानी का एक अंश तो हमें भी स्मरण होना चाहिए था ना। ये तो हम भी नहीं जानते विशाखा कि वो कहानी तुम्हें स्मरण क्यों नहीं है, परंतु इतना दावे के साथ अवश्य कह सकते हैं कि क्या पता तुम छोटी हो जिस वजह से तुम्हें वो कहानी स्मरण ही ना हो। परंतु दीदी आप ये कैसे भूल रही है कि हम एक शिव भक्त इच्छाधारी नागिन है और नागिन कभी भी कुछ नहीं भूलती है। खैर जो भी है, पर हमें माता की वो कहानी सुननी है। क्या आप हमें उस कहानी के बारे में कुछ बता सकते हैं? अर्थात क्या आप हमें वो कहानी दोबारा से सुना सकती है? क्या पता उस कहानी को सुनने के बाद हमें उस कहानी का कुछ अंश याद आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं विशाखा, मैं तुम्हें वो कहानी अवश्य सुनाऊंगी। आज से 18 साल पहले जब तुम केवल 8 साल की थी और मैं 9 साल की, तब माँ हम दोनों को अपने पास बैठाती। महानाग रानी रूपमती अपनी पुत्रियों के कक्ष में उनके बिस्तर पर बैठी अपनी दोनों पुत्रियों को आवाज लगाती है, शिवन्या पुत्री, विशाखा पुत्री, तनिक शीघ्र पधारिए। अपनी माता रूपमती की आवाज सुनकर शिवन्या और विशाखा दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आती है और उनसे शिवन्या बोलती है, जी माता, आपने हमें बुलाया? हाँ मेरी पुत्री, हमने आपको बुलाया है। समय देखिए, आप दोनों के सोने का समय हो चुका है। हमारे ख्याल से आप दोनों को सो जाना चाहिए। आइए, आप दोनों अपने बिस्तर पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अपनी माता की बात सुनकर शिवन्या और विशाखा अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेती है। जिसके बाद तो बताओ पुत्री, हम आपको कौन सी कहानी सुनाएं? माता स्मरण है, आपने कल हमें कमरबंद की कहानी सुनाने का वादा किया था। हम ये तो नहीं जानते कि आखिर वो कमरबंद क्या है, परंतु हम ये जरूर जानते हैं कि वो कहानी काफी दिलचस्प होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि उस कमरबंद की कहानी स्वयं आप हमें अपने मुख द्वारा सुनाएं। परंतु पुत्री, अभी तुम उस योग्य नहीं हो कि तुम उस कमरबंद की कहानी को सुन सको। क्यों माता, आप ही तो कहती हैं ना कि एक इच्छाधारी नागिन अपने जन्म से ही अपनी जिम्मेदारियां लेकर पैदा होती है। आपके शब्दों का तो यही अर्थार्थ हुआ कि हम उस कहानी को सुनने योग्य हैं। और वैसे भी वो कहानी केवल विशाखा ही नहीं, हम भी सुनना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें वो कमरबंद वाली कहानी अवश्य सुनाएं। अपनी दोनों पुत्री की जिद देखकर रूपमती उनको कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो हम कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये कहानी है 30 साल पहले की। जब हम छोटे थे तब हमें हमारी माता ने एक कमरबंद दिया था। तो वो कमरबंद देते हुए हमारी माता ने हमें एक बात कही थी कि वो कमरबंद काफी शक्तिशाली है। उस कमरबंद में इतनी शक्तियां हैं कि उस कमरबंद से कोई भी नागलोक के साथ साथ पृथ्वीलोक के उज्जवल भविष्य के साथ साथ वो सभी चीजों को नष्ट कर सकता है। परंतु माता, क्या उसमें इतनी शक्तियां हैं कि उससे कोई भी मोक्ष के साथ मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं वैसे। और तुम्हें पता है, वो कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी नागलोक की है। हमें हमारी माता उस कमरबंद के बारे में बता ही रही थी। तो वही नाग महल में सभा लगी हुई थी। तभी से अचानक हमला होता है और वो हमला किसी और का नहीं बल्कि एक राक्षस का था। उस राक्षस के हमले से ज्यादातर नाग नागिन घायल हो जाते थे। उनको इस तरह घायल अवस्था में देख हमारी माता बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर जगह राक्षस ही राक्षस, और राक्षस काफी शक्तिशाली थे। हमारी माता उनसे अकेले कैसे लड़ सकती थी? बस इसीलिए उन्होंने हमसे वो कमरबंद ली और उसकी शक्तियों द्वारा उन राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। पर माता, क्या ये कहानी सत्य है या सिर्फ एक कहानी है? पुत्री, ये कहानी सत्य है। तुम्हें पता है,
हमारी माता ने उस कमरबंद की वजह से इस नागलोक को बचा लिया, परंतु वो खुद की जान न बचा पाई। खैर, अब रात्रि काफी हो गई है, आप दोनों सो जाइए। इतना कहकर रूपमती विशाखा और शिवन्या को सुला देती है और वहाँ से चली जाती है। ये थी कहानी। पर दीदी, हमें अब भी ये कहानी स्मरण नहीं आ रही है और हम नहीं जानते कि हमें वो कहानी स्मरण क्यों नहीं आ रही है। कोई बात नहीं विशाखा, अगर तुम्हें स्मरण नहीं है तो। दीदी, हम आपको एक सत्य बताएं? हाँ हाँ अवश्य। दीदी, हमारे माता की मृत्यु कैसे हुई, हमें तो ये भी स्मरण नहीं है। ये तो हमें भी स्मरण नहीं विशाखा, हमें बस इतना स्मरण है कि नाग महल में सीधा माता की लाश आई थी। पर दीदी, क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी माता की मृत्यु कैसे हुई ये जाने? सही कह रही हो तुम विशाखा, ये तो हमें भी जानना चाहिए, लेकिन हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? पिताजी तो हमें ही पहचानने से इनकार कर देते हैं और बाकी नाग नागिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। दीदी, क्यों ना हम अघोरी गिरधर जी के पास जाएं? वो यहाँ के अत्यधिक पुराने अघोरी हैं। हो ना हो हमारी माता की मृत्यु और हमारे पिता की इस हालत के बारे में उन्हें अवश्य पता होगा। विशाखा की बातें सुनकर शिवन्या उसकी बात से सहमत हो जाती है। अब क्या था, वो दोनों ही अघोरी गिरिधर के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं। अघोरी गिरधर को नागलोक की आदि शक्ति नागिनों का प्रणाम। हम जानते थे कि तुम दोनों अवश्य आओगी। हम यहाँ आने वाले हैं, क्या ये आपको पता था? हाँ पुत्री, हम जानते थे कि आप दोनों यहाँ पर आने वाली हो। यदि आपको ये मालूम है तो आपको भी पता होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ पता है, और हमारे पास तुम्हारे हर सवालों का जवाब भी है। तुम्हारी माता की मृत्यु कैसे हुई थी, उस कमरबंद का रहस्य क्या है, हम सब जानते हैं। यदि आपको इस बारे में पता है तो कृपया करके हमें सब कुछ बता दीजिए। जरूर पुत्री, ये बात तब की है जब आपकी माता यानी महानाग रानी रूपमती आप दोनों को सुलाकर बाहर नाग महल में आई थी। रूपमती अपनी पुत्रियों को सुलाकर बाहर आती ही है, तभी वहाँ पर वो देखती है कि नागराज पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनका इस तरह का बर्ताव देखकर रूपमती उनके पास जाती है और नागराज, ये आपको क्या हुआ? आप इस तरह पागलों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? रूपमती अपने नागराज से बार बार एक ही सवाल करती है, पर नागराज उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। रूपमती उनसे बात कर ही रही थी कि तभी आसमान हरे रंग का हो जाता है और उस आसमान से राक्षस बाहर आने लगते हैं। उन राक्षसों को देखकर रूपमती ये तो समझ जाती है कि उसकी माँ ने जो भी कहा था वो सब सत्य था, परंतु वो राक्षस बार बार नागलोक पर ही क्यों हमला कर रहे थे? बस यही सवाल रूपमती उससे करती है। उससे पहले ही राक्षस रूपमती के ऊपर प्रहार कर देते हैं। उनका हमला काफी भयानक था। उनके हमले से न सिर्फ रूपमती बल्कि उसकी दोनों बेटियों के साथ साथ पूरा नागलोक भी नष्ट हो सकता था। बस इसीलिए रूपमती अपने अर्धनागिन रूप को धारण करती है और अपनी आंखें बंद करके अपनी कमरबंद की शक्तियों को उजागर करती है और उसके कमरबंद से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि राक्षस की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पर राक्षसों का राक्षस उस रोशनी से बच जाता है और वो नागिन की कमर पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो कमरबंद नीचे गिर जाता है। उसी बीच विशाखा आती है और उस कमरबंद को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माता आपको ये क्या हुआ? आखिर आप इतनी घायल कैसे? पुत्री, हम बिल्कुल ठीक है, पर फिलहाल तुम इस कमरबंद को भोलेनाथ के मंदिर में ले जाओ और वहाँ के अघोरी को हमारे पास भेज दो। जाओ पुत्री, जल्दी जाओ। अब क्या था, विशाखा उस कमरबंद को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और वो कमरबंद भोलेनाथ के चरणों में रखकर अघोरी लोग अपनी माँ के पास जाते हैं। रूपमती की अंतिम सांसें चलते देखकर अघोरी बोलते हैं, महानागरानी, ये आपको क्या हुआ? अघोरी बाबा, अब हम ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकते। बस इसीलिए हम चाहते हैं कि मंदिर में रखे उस कमरबंद की रक्षा आप तब तक करें जब तक हमारी बेटियां बड़ी नहीं हो जाती। जब तक हमारी बड़ी बेटी शिवन्या उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा लेती, तब तक आपको उसकी रक्षा करनी है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और विशाखा के ऊपर हमला कर देता है। अपनी बेटी के ऊपर हमला देखकर रूपमती अपने विशाल नागिन रूप को धारण करती है और अपने मुंह से आग निकालकर उस राक्षस को जलाकर राख कर देती है, साथ ही खुद भी दम तोड़ देती है। तब से उस कमरबंद को हमने अपने पास सलामती से रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस राक्षस ने हम पर हमला किया था केवल इसलिए हमें कुछ याद नहीं है। हाँ पुत्री,
परंतु बाबा वो राक्षस हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये कमरबंद चाहिए। इस कमरबंद में इतनी शक्तियाँ हैं कि इस कमरबंद से कोई भी राक्षस, मनुष्य, नाग, नागिन, न सिर्फ नागलोक या फिर पृथ्वी लोक बल्कि पूरे ब्रह्मांड को उजागर तथा उसे नष्ट भी कर सकते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि आपकी अमानत आपको सौंप दी जाए। अघोरी बाबा अब अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस कमरबंद को अपने हाथों में प्रकट कर नागरानी शिवन्या को थमा देते हैं। अब जैसे ही शिवन्या उस कमरबंद को धारण करती है, वैसे ही एक बार फिर आसमान हरा होने लगता है और उस हरे आसमान को देखकर अघोरी बाबा कहते हैं, आ गए एक बार फिर इस कमरबंद को छीनने के लिए। पर इस बार वो नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब इस कमरबंद के साथ साथ उन्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। उस तरह से वो दोनों नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और साथ ही उनके साथ नागिन का शक्तिशाली कमरबंद भी उनकी सहायता करता है, जिस कारण राक्षस नीचे नहीं आ पाते, जिसके बाद नागलोक एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है और इस तरह वो दोनों नागिन अपने नागलोक की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। कहानी है दो नागिनों की जिनको अपने नागलोक के फल खाने और जहर पीने का जरा भी मन नहीं था। बस इसीलिए वो कुछ अच्छे की तलाश में पृथ्वी लोक पर जाने की सोचती है, पर पृथ्वी लोक पर जाने की हर किसी को अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी वो दोनों नागिनें वहाँ जाने की जिद करती है, क्योंकि दोनों नागिनें पृथ्वी लोक पर जा पाएंगी और क्या उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा। आइए जानते हैं इस कहानी में। नागलोक में नागिन समीक्षा अपनी सखी नमिता के साथ बैठकर वार्तालाप कर रही थी। दोपहर का सूरज सर पर था, तभी समीक्षा के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। सूरज और अपने पेट के गुड़गुड़ के चलते समीक्षा अपनी सखी से बोलती है, नमिता देखो ना, दोपहर का सूरज अपना प्रकाश दे रहा है और सत्य कहें तो हमारे पेट में भी बहुत ही गुड़गुड़ हो रही है। यदि तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो कुछ खा लो। नमिता, नागलोक के फल और जहर पीकर ना हमारा मन भर गया है। हमारा मन पृथ्वी लोक पर जाने को विचलित हो रहा है। वहाँ के तरह तरह के व्यंजन खाने का भी मन कर रहा है। और तुम्हें पता है, हमने तो ये भी सुना है कि पृथ्वी लोक पर 56 भोग होते हैं, जिन्हें खाकर हमें संतुष्टि हो जाएगी। समीक्षा, सुना तो हमने भी है और पृथ्वी लोक पर जाने का मन हमारा भी कर रहा है। परंतु समीक्षा, हम पृथ्वी लोक पर यूं ही नहीं जा सकते हैं। तुम जानती हो ना कि हमें पृथ्वी लोक पर जाने के लिए पहले नागलोक के नागराज यानी तुम्हारे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। यदि उन्होंने हाँ कहा तो ही हम पृथ्वी लोक जा सकते हैं। हे भगवान, तुम पिताजी की चिंता क्यों लेती हो? हम है ना पिताजी को मनाने के लिए, बस तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। समीक्षा की बात सुनकर नमिता धरती पर जाने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद समीक्षा अपने पिता से परमिशन लेकर पृथ्वी लोक पर एक इंसानी रूप धारण करके चली जाती है, जहां वो देखते हैं कि पास में ही एक बाजार लगा हुआ है। उस मार्केट को देखकर समीक्षा अपनी सखी नमिता से कहती है, नमिता देखो, यहाँ पर कितने सारे व्यंजन हैं। हमने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन खाने को हैं। हाँ समीक्षा, तुमने बिल्कुल सत्य कहा था कि यहाँ पर काफी व्यंजन हैं। तुम्हें पता है, यहाँ के व्यंजन देखकर अब हमारा तो मन ही नहीं कर रहा दोबारा से नागलोक जाने का। हाँ, तो यहाँ से जाने के लिए कौन आया है? हम यहाँ पर यहाँ के बाजारों को निहारने थोड़ी ना आए हैं। हम यहाँ पर आज्ञा लेकर आए हैं, तो हम यहाँ से आराम से जाएंगे खा पी कर। परंतु समीक्षा, हमें तो यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। यदि हमें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो हम यहाँ के व्यंजनों का स्वाद कैसे लेंगे? तुम चिंतित क्यों हो रही हो नमिता? हम है ना, चलो हमारे साथ। अब क्या था, समीक्षा अब नमिता के साथ एक चाउमीन की स्टॉल पर जाती है और वहाँ की चाउमीन खाती है और नमिता कहती है, समीक्षा, ये कितना स्वादिष्ट है, हमारा तो मन कर रहा है ये व्यंजन खाने का। नहीं नहीं नमिता, हम एक ही चीज बार बार नहीं खा सकते। यदि हम एक ही चीज बार बार खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, जिस कारण हम यहाँ के बाकी व्यंजनों का स्वाद नहीं ले पाएंगे। हाँ, वैसे बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। इस तरह से अब नमिता और समीक्षा थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खा लेती है। ऐसे ही दिन से शाम हो जाती है और वो खाना बंद नहीं करती, परंतु शाम का सूरज ढलता देखकर नमिता समीक्षा से कहती है, समीक्षा देखो ना, ये तीसरा पहर शुरू हो रहा है। अब हमें अपने नागलोक जाना चाहिए। जरा इंतजार करो। हाँ, हम जानते हैं कि हमने यहाँ के काफी सारे व्यंजन खा लिए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं ना कि हम यहाँ से अभी ही चले जाएं। हमने यहाँ का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन तो खाया ही नहीं।
और वो क्या है? वो यहाँ का सादा भोजन है। इतना बोलते ही समीक्षा नमिता का हाथ पकड़कर उसको एक ढाबे के पास ले जाती है और वहाँ के वेटर से कहती है, भाई साहब, यहाँ का सबसे अच्छा व्यंजन कौन सा है? मैडम आप ये क्या कह रही हैं? हमारे यहाँ का सभी खाना एक नंबर है। यदि ऐसा है तो आप हमारे लिए यहाँ के सभी व्यंजनों को प्रकट कर दीजिए। यदि यहाँ का भोजन हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा तो हम आपको बहुत मुद्राएं देंगे। ये दोनों लड़कियाँ ये क्या बोले जा रही हैं? एक तो इतनी शुद्ध हिंदी, ऊपर से ये इतना सारा खाना मंगवा रही हैं। हे भगवान, पता नहीं ये कैसी लड़कियाँ हैं। इनको तो खाना खिलाने में भी डर लग रहा है। कहीं इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो। भैया, आप यहाँ खड़े खड़े किस गहरी सोच में पड़ गए? हम यहाँ भोजन का इंतजार कर रहे हैं। जाइए जल्दी से भोजन लाकर दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं इनको खाना नहीं दे सकता भाई। अगर मैंने इन्हें खाना दे दिया और इन्होंने मेरी पेमेंट नहीं दी तो एक काम करता हूँ, मैं इनको मना कर देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं इनको मना नहीं कर सकता। ये भूखे हैं और भूखे को यूं इस तरह से दुकान से भगाना सही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इनको आलू और गोभी के पराठे दे देता हूँ और बोल देता हूँ कि बस यही है हमारे पास। वो वेटर खुद के ख्यालों में डूबा हुआ था तो वहीं नमिता और समीक्षा को उसका ये बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठते हुए बोलती है, बड़े ही पागल किस्म के आदमी हो तुम। हम यहाँ कब से आपको हमारे लिए भोजन लाने को कह रहे हैं, पर आप हैं कि न जाने कौन से ख्यालों में खोए हुए हैं। हटो, अब हमें जाने दो। वो वेटर उनसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही नमिता और समीक्षा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद समीक्षा उदास होकर खुद का पेट पकड़ती है और नमिता से कहती है, नमिता, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमें उस मूर्ख आदमी ने खाना ही नहीं खिलाया। अब हम क्या करें? समीक्षा, तुम्हें अभी भी भूख लग रही है? इतना सब खाने के पश्चात भी तुम हमसे ये बोल रही हो कि तुम भूखी हो? नमिता, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम यहाँ के व्यंजन का स्वाद लेने आए हैं। हमने यहाँ के सभी व्यंजनों का स्वाद तो ले लिया, पर हमें यहाँ का सादा भोजन भी तो खाना है। और जब तक हम सादा भोजन नहीं खा लेंगे तब तक हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। क्या पता दोबारा हमें यहाँ पर आने का मौका मिले ना मिले। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी उनकी बातें एक औरत सुन लेती है और उनकी बातें सुनकर वो औरत उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों, तुम दोनों को भूख लग रही है क्या? हाँ माता, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है। हमने यहाँ के सारे व्यंजन खा लिए पर हमें अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर पराठे खिलाती हूँ। ये बोलकर वो औरत उन दोनों नागिनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनको पराठे बनाकर खिलाती है। अब जैसे ही नमिता और समीक्षा पराठे खाती हैं, वैसे ही उनके मुंह पर वो स्वाद बैठ जाता है और वो उस औरत से बोलती है, माता, ये कौन सी चीज है? बड़ी ही स्वादिष्ट है। बेटा, ये है पराठे। अगर तुम्हें ये पराठे इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो क्या मैं तुम्हें और भी पराठे दूं? नहीं नहीं, चुप करो, ऐसे कैसे नहीं। माता, हमें और खाना है। कृपया आप हमें और पराठे खिला सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी और पराठे बना कर लाती हूँ। इस तरह से अब समीक्षा के लिए वो औरत और भी पराठे बना कर लाती है। जिसके बाद जब तक समीक्षा का मन नहीं भरता तब तक वो पराठे खाना बंद नहीं करती और थोड़ी देर बाद समीक्षा उस औरत को पराठे बनाने को मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे कहती है, माता, आपने सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। यदि हम यहाँ हमेशा के लिए रहते ना तो सत्य में हम आपके पास ही रह जाते। अब पता नहीं हमें यहाँ आने का दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, पर हम आपसे वादा करते हैं, हम जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपके पास अवश्य आएंगे। यहाँ पर रहते मतलब तुम यहाँ से नहीं हो? अगर तुम यहाँ से नहीं हो तो तुम कहाँ से हो? और तुम दोनों ये क्या बोले जा रहे हो कि तुम्हें यहाँ आने का मौका मिलेगा या नहीं? इसका अर्थात ये है कि हम यहाँ के प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम नागलोक से हैं। हम नागलोक की होने वाली शेष नागिन और ये हमारी सखी हैं। नागिन? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जिनको भी मैंने खाना खिलाया है वो किसी मामूली इंसान को नहीं बल्कि। हाँ माता, आपने किसी मामूली इंसान की सेवा नहीं की, बल्कि एक शेष नागिन और एक इच्छाधारी नागिन की सेवा की है। आपने हमें यहाँ का इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाकर
हमारी आत्मा को तृप्त कर दिया है। पृथ्वी लोक पर नाग नागिनों की पूजा होती है। बस इसीलिए एक नहीं दो नागिनों के दर्शन पाकर वो औरत धन्य हो गई थी। बस इसीलिए अब वो उनके पैरों को जैसे ही छूने जाती है वैसे ही वो दोनों उस औरत को पकड़ लेती हैं और उससे कहती है, आप यूँ इस तरह से हमारे पैरों को छूकर हमें शर्मिंदा ना करें। पर आपको पता नहीं देवी कि मैंने एक नागिन नहीं बल्कि मैंने एक देवी के दर्शन किए हैं। दर्शन होने के बाद मैं उनके पैर ना छूऊं तो इससे बड़ी अभागन कौन होगी। यदि ऐसा है तो हम बिना अपने चरणों को स्पर्श करवाए आपको आशीर्वाद दे देते हैं कि आपके घर में कभी भी ना सिर्फ अनाज बल्कि किसी भी चीज की कमी कदापि ना हो। और माता, यदि आप बुरा न माने तो क्या हमें ये पराठा बनाना सिखा सकती हैं? हम अपने नागलोक में बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। औरत उन दोनों नागिनों को पराठे बनाना सिखा देती है, जिसके बाद वो दोनों नागिन अपने नागलोक चली जाती हैं। नागलोक जाने के बाद नमिता और समीक्षा पराठे बनाती और खाती। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ वो दोनों नागिनें अपने साथ साथ सभी को पराठे बनाकर खिलाने लगती हैं।